हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 15 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है जिसका नाम है ISET-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की हुई है? तो ये सैटेलाइट है, ये है नासा का। इसने क्या किया हुआ है, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। मैंने अगर आप लोगों को कई बार ये लोग साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इसके नीचे आप ये जो देख पा रहे हैं साउथ पोल में, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि हमेशा ही बर्फ से ढका होता है। आप लोगों को याद हो, अगर कुछ समय पहले अगर आप लोगों को पता हो कि ये जो आप देख पा रहे हैं वेडल सी अभी क्यों चर्चे में आया था, क्योंकि इसी वेडल सी के पास दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जिसका नाम था आइसबर्ग A76, हो सकता है आप लोगों को याद आ गया हो। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ये यहाँ टूटने लगा था, टूट भी रहा था, जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 175 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर ये चौड़ा था। ग्लोबली ये न्यूज़ बनी हुई थी। और इसी अंटार्कटिका में क्या हुआ था, झील की खोज की गई थी। अब ये कैसी झील है ये देख सकते हैं आप। तो मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले इस सैटेलाइट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म बनती है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। यह बर्फ की चादर की ऊंचाई और समुद्र की बर्फ की मोटाई को मापने के लिए नासा के द्वारा यह अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का एक हिस्सा है। अब इसकी बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, हेलेन अमांडा। इन्होंने 2007 में ही कह दिया था कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ झील छुपी हो सकती है, जो कि लोगों को नहीं मालूम था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो झील है ये भरी रहती है, सक्रिय रूप से भरी रहती है और बहती भी रहती है, लेकिन उतना इस बात पर ज़्यादा गौर तो नहीं किया गया था। लेकिन नासा का एक सैटेलाइट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया हुआ था, इस सैटेलाइट ने ये आपको ये बता दिया कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ ये झील मौजूद है। तो इसी की खोज अभी की जा चुकी है, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। इस सैटेलाइट का नाम आप याद रखेंगे। और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप में एक ग्लेशियर का नाम भूल गया बताना, जो कि डोम्स डे ग्लेशियर, जिससे आप थॉइस ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, ये भी अभी चर्चे में आया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत पहले प्राइवेट LNG संयंत्र का उद्घाटन किया हुआ? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर जिसे आप संतरे की नगरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमारे देश का लगभग 80% यातायात और लगभग 50% जो आवागमन है ये वाहनों पर ही निर्भर है, और इन वाहनों पर अधिकांशतः पेट्रोलियम और डीजल का इस्तेमाल ही किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और हमारे देश में यदि देखा जाए तो डीजल का जो उपयोग है यह पेट्रोल की तुलना में 7 गुना ज़्यादा किया जाता है। और तो परिवहन के लिए उपयोग होने वाले जो कॉमर्शियल व्हीकल है और जो पर्सनल व्हीकल हैं, इनके कारण खासकर यदि शहरों में देखा जाए तो वायु प्रदूषण की समस्याओं उत्पन्न हो रही है। तो पेट्रोल डीजल को निर्भरता को कम करने के लिए और वायु प्रदूषण की समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए ये जो भारत का पहला प्राइवेट LNG संयंत्र है यह स्थापित किया गया है नागपुर में। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, जो कि वायु प्रदूषण से होने वाले समस्याओं से होने वाली कमी लाएगा। और वायु प्रदूषण के समस्या को छुटकारा पाने के लिए जो भारत का पहले प्राइवेट LNG संयंत्र है ये स्थापित किया गया है नागपुर में। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, जो कि वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से कमी लाएगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक नई क्रांति ला सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की आयात में कमी में लगने वाले लगभग 40,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए भारत सरकार इस समय आप देख भी पा रहे हो काफ़ी समय ऑप्शन के रूप में जोर दे रही है। जैसे कि एथेनॉल के लिए आप जानते ही हैं, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना हुआ है। बायोफ्यूल के लिए जोर दे रही बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। हाइड्रोजन के लिए जोर दे रही है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये दिल्ली में चलाई गई है। साथ ही HCNG हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कंप्रोजन नेचुरल गैस ये भी पहली बार दिल्ली में चलाई गई थी। ई वाहनों को जोड़ दिया जा रहा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जो भी व्यक्ति ई वाहन परचेज करेगा उसे 100%
रोड टैक्स में माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या है देखिए, ये जो है प्रदूषण को कम करता है, साथ ही सस्ता भी है, इसलिए भारत सरकार इन सभी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के ही पुणे से ही E100 पायलट प्रोजेक्ट, E100 कहने का मतलब है एथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट, इसकी भी आधारशिला रखी थी, अगर आप लोगों को पता हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया हुआ उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ ये जो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान है, इसका उद्घाटन कर दिया गया हुआ है, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है क्रिप्टोगेमिक उद्यान, ये क्या है? ऐसे देखिए, ऐसे पौधे जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, इन्हें मतलब कि इन्हें जीवित रहने के लिए नमी वाले वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के लिए इनके लिए एक उद्यान स्थापित किया गया हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी यह है गैटसेन, और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है जो हाल ही में बनाए गए पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर जिनका अबी अहमद अली, इन्होंने चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की हुई? तो अबी अहमद अली का नाम आपने पहले भी सुना होगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर का दोबारा से चुनाव जीत लिया। ये देखिए, ये वही अहमद अली हैं जिन्होंने 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? क्योंकि इथोपिया के पास, अभी आप देखेंगे, ये है इरिट्रिया। इथोपिया और इरिट्रिया के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, इन्हें सम्मान करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्होंने 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अगर आप हाल ही की घटना याद होगी तो एक टिग्रे संकट चर्चे में रहता है, जहां इथोपिया ने भीषण नरसंहार करवाया था, इरिट्रिया से भी करवाया और खुद भी किया, जिसके बाद से जो USA है, इसके द्वारा इरिट्रिया और इथोपिया दोनों को ही बैन कर दिया गया था। इसके बारे में अगर आप लोगों को पता हो, आप ये देख पा रहे हैं, इथोपिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इथोपिया के। इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, करेंसी है इथोपियन बिट। आसपास की यदि लोकेशन देखेंगे तो ये है रेड सी और ये है गल्फ सी, ये गल्फ ऑफ अदेन, ये है गल्फ ऑफ अदेन। और केन्या के पास एक पोर्ट आप याद रखेंगे जिसका नाम है लामो पोर्ट, जिसका डेवलपमेंट का कार्य चाइना के द्वारा किया जाना है। अगला है, हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन हाल ही के जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना ये है क्या? इसके तहत श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, नई नई परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी और यहाँ डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च किया जाएगा। और इसी के तहत स्मार्ट सिटी परियोजना, इसका उद्घाटन कर दिया गया मनोज सिन्हा ने कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हाल ही में जीत लिया हुआ है अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके। ब्राज़ील जो कि पिछले साल की यानी कि 2020 की कैप्टन रही थी, इसे ही हरा करके लियोना मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 2021 का ये खिताब जीत लिया हुआ है। यदि देखा जाए तो 1993 के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने के लिए कामयाब हुआ है। और इसी के साथ जो लियोना मेसी, ये पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अर्जेंटीना को कोई बड़ा टाइटल दिलाने में कामयाब हो गया, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं के लीडरशिप में अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता हुआ है। यदि हम बात करें अर्जेंटीना की, जो देखिए साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, अर्जेंटीना की राजधानी यह है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीनाई पेसो। स्टीफन लोफेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिर से स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हुए स्टीफन लोफेन। इसके बारे में अगर आप लोगों को पता हो कि स्वीडन के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव को सामना करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, जिसके कारण इनकी सरकार बच गई थी और ये फिर से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्वीडन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आसपास की यदि लोकेशन देखेंगे तो ये है बाल्टिक सी, ये है नॉर्थ सी। इसी नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप
ये स्थापित किया जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री किसे कहते हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क यही कहलाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी हैं। स्वीडन के संसद हैं रिक्स डॉग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिवस को मनाए जाने का मेन पर्पज है कि जनसंख्या संबंधित जो भी समस्या हैं इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य मतलब है जो मदर होती है उनका हेल्थ, और मानव अधिकार के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी। और देखिए यहाँ बात की जा रही है जनसंख्या की, तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश ये कौन है, चाइना है, जो कि हाल ही में अपने 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने के कारण चर्चे में रहा था। और इसमें अपना देश भारत ये दूसरे स्थान पर है। और साथ ही में अगर आप लोगों को बता दूं मैं कि जो जनगणना ये कब से शुरू की गई थी, 1872 से लॉर्ड म्यू के शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी। यदि पहली नियमित जनगणना कहने से मतलब है जो हर 10 साल में होती है, 10 साल के अंतराल में, ऐसी पहली नियमित जनगणना ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिबन के शासनकाल में। अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अभी जो जनगणना हुई थी 2011 की, ये देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को मनाया गया हुआ वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। 10 जुलाई को क्या मनाया गया हुआ है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस। और 12 जुलाई को मलाला डे ये मनाया गया हुआ है। मलाला कौन थी ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये महिला हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय गठित किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और इसी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है अमित शाह की। और इसका जो टैग लाइन है या लोगो आप कह सकते हैं, ये लोगो दिया गया हुआ है सहकार से समृद्धि, यानी कि सहयोग करने का कार्य। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है जिसमें कि इसमें जो आर्टिकल 43 है इसमें क्या बताया गया हुआ है, मजदूरी सहायता के बारे में। लेकिन जो 1907 संविधान हुआ था 2011 में, यानी कि 19th संविधान संशोधन जो 11 के अनुसार इसमें 43B ये ऐड किया गया था। और इस 43B में एक नया शब्द जोड़ा गया, इस नए शब्द का नाम ही सहकारिता है, मतलब कि मिलजुल करके काम करने की भावना। और इसी के लिए एक मंत्रालय भी गठित कर दिया गया हुआ है जिसके प्रमुख के रूप में अमित शाह जी की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म, जैसे बीते 1-2 साल में ये जो वर्ड काफ़ी चर्चे में है, फुल फॉर्म है ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, ये खुद का लॉन्च करने जा रहा है केरल। हाल ही में इसकी घोषणा की गई कि केरल अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म इस साल के लास्ट तक यानी कि नवंबर तक शुरू करने जा रहा है। और केरल अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च करने जा रहा है, तो देखा गया नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन जैसे जो प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म हैं ये मलयालम सिनेमा में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादातर फिल्मों तक ही सीमित है जिससे कि उनकी अच्छी कमाई हो सकती है। पिछले साल ये देखा गया है कि बड़े स्टार वाले लगभग 15 से कम मलयालम जो फिल्में हैं इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई हैं। और इनके अलावा यदि देखा जाए तो जो छोटे और डोमेस्टिक OTT प्लेटफॉर्म हैं ये इनकी बराबरी नहीं कर पाते, मतलब कि इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये इनकी बराबरी कर पाएँ। तो इस प्रकार जो केरल गवर्नमेंट है इसने इस OTT प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा हुआ है कि हम खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं। केरल की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। केरल के अभी फिर से मुख्यमंत्री पेनरी विजन ही बने हुए हैं। अब केरल से रिलेटेड 1-2 फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा चर्चे में रहा था। केरल के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इसे मंजूरी मिली ही हाल ही में, जिसके कारण यह चर्चे में आया था। साथ ही डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य केरल है। मच्छर से जीका वायरस का पहला मामला हाल ही में केरल में देखने को मिला है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।